हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू लाइट प्रयास पे, जहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ SBTS पेपर 6 का सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखते हैं अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सभी को होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट अ फ्रिक्शनलेस pivoted at one end. The rod is released from the rest in the horizontal position. What are the initial angular acceleration of the rod and the initial linear acceleration of the right end of the rod? तो जैसे ये रॉड आपकी है और इस रॉड को हम इस तरीके से ऐसे कर रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं। तो अगर ऐसे छोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसकी वजह से ये घूम के नीचे आएगा, तो बेटा ये ग्रेविटी की वजह से नीचे घूम के आएगा। तो अगर हमें एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना है तो एंगुलर एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें टॉर्क का पता होना ज़रूरी है। जब तक टॉर्क नहीं निकलेगा तब तक आप काम नहीं चला पाएंगे। तो चलिए फिर टॉर्क निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फोर्स किधर लग रहा है, नीचे mg, ये जो लेंथ है ये L/2 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर टॉर्क निकालता हूँ भैया, तो देखिए यहाँ पर टॉर्क क्या आने वाला है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, L/2 थी। ये हमारा टॉर्क आ गया। तो सर इसमें टॉर्क की मदद से अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, तो बच्चा टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है I अल्फ़ा। तो इसको हम I अल्फ़ा के अगर हम बराबर कर दें तो काम बन जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट क्या होता है, तो वो होता है ml²/3 अल्फ़ा mg L/2। तो यहाँ से देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो अल्फ़ा आने वाला है आपका बड़ी आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, दैट इज़ 3gl। 3l से l तो कैंसिल ही हो गया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3g डिवाइड बाई, अभी देखिए ध्यान से, एक l नीचे जाएगा, दो पहले से ही है, 3g/2l हो जाएगा। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 3g/2l हो गया। अब a बराबर क्या होता है, r इंटू अल्फ़ा। अब r की वैल्यू यहाँ क्या है, पूरा लेंथ l, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन बताना है, ठीक है। तो a बराबर r अल्फ़ा भी होता है। तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, l, और अल्फ़ा अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो 3g/2l है, l से l कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3g/2 आ जाएगा, ठीक है। तब देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है, अल्फ़ा बराबर 3g/2l, a बराबर 3g/2, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ये आपको एनसीईआरटी के इस पेज में देखने को मिलेगा जहाँ पर टॉर्क के इस फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L lying horizontal is free to rotate about a vertical axis through its end. A horizontal force F on the rod at the other end. The force always remain perpendicular to the rod. Find the angular velocity of the rod when it has turned at an angle π/2। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये रॉड है, यहाँ से इसको हिंज किया गया है, इस रॉड की जो लेंथ है वो L है और मास M है, और इसमें परपेंडिकुलर F फोर्स लगातार लगाया जा रहा है। ऐसा करने से ये जो रॉड है ये रोटेट होकर के बेटा कहाँ पर आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी रोटेट होकर के। क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ 90 डिग्री का ही रोटेशन करना है, दैट इज़ π/2 का ही करना है। और अगर ऐसा करने पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब बेटा एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको यहाँ पर अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्फ़ा निकालने के लिए हम लोग टॉर्क का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से टॉर्क निकाल सकते हैं F इंटू एल, और टॉर्क का जो दूसरा फार्मूला होता है वो I इंटू अल्फ़ा भी होता है। यहाँ से हम लोग I अगर लिखें तो ml²/3 अल्फ़ा F इंटू एल, और L से L कैंसिल कर दें तो 3f/ml, ये आ जाएगा अल्फ़ा। तो सर ओमेगा कैसे आएगा, तो हम लोगों ने ओमेगा की एक इक्वेशन बचपन में पढ़ी हुई थी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। अब क्वेश्चन के हिसाब से शुरुआत में तो वो रेस्ट पे ही था, अल्फ़ा आपने निकाल लिया, 3f/m इंटू एल इंटू थीटा जो है वो π/2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं, कितना, अंडर रूट के अंदर 2 से 2 कैंसिल, 3f π/ml। अब आप देखिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, 3f π/ml, कौन से पार्ट में दिया गया, पहला पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको एनसीईआरटी के इस पेज में 119 और 120 में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 2 बॉल ऑफ मासेस m एंड 2m आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ द लाइट रॉड ऑफ द लेंथ L। ठीक है, एक लाइट रॉड है, मतलब इसका मास नहीं होगा, इसकी लेंथ L है और इसके एंड पॉइंट पर एक M
और 2m मास की बॉडी रखी गई है, ठीक है। रोटेट्स विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से एक एक्सेस मानी गई है और उसी के अबाउट इस रॉड को जो है वो रोटेट कराया गया है, और रोटेट कराया गया, अच्छी बात है, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। पूछा आपसे एंगुलर मोमेंटम है, तो यार एंगुलर मोमेंटम L निकालने के लिए तो आपको चाहिए होगा I इंटू ओमेगा। तो मतलब अगर हम इस सिस्टम का I निकाल लें तो शायद हमारा आंसर आ जाएगा। अब I निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए होगी। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास की टेक्निक अपनाते हैं। सिंपल से एक कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल के लिए इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, m इंटू r1 इज इक्वल टू 2m इंटू r2, m से m कैंसिल, तो r1 बराबर 2 हो जाएगा 2r2। अब यहाँ पर r1 प्लस r2 की जो वैल्यू होगी वो L के बराबर हो जाएगी। r1 बराबर हो गया 2r2 प्लस r2 बराबर L, तो यहाँ से 3r2 बराबर L, तो यहाँ से जो r2 आएगा वो L/3 होता है। अगर r2 L/3 आ रहा है तो हम यहाँ पर r2 की वैल्यू पुट करके r1 भी निकाल सकते हैं, दैट इज 2L/3। अब हमें यहाँ पर r1 पता है, हमें यहाँ पर r2 पता है। अब हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज I बराबर m r1 स्क्वायर प्लस 2m r2 स्क्वायर। तो m r1 कितना है हमारे पास, दैट इज 2L/3 का स्क्वायर प्लस 2m L/3 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें तो 4ml स्क्वायर बाई 9 प्लस 2ml स्क्वायर बाई 9। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6ml स्क्वायर बाई 9 मतलब 3 से काटेंगे ना भाई, तो 3 दूनी 6, 2ml स्क्वायर बाई 3। ये तुम्हारा I हो गया, और अगर I आ गया है तो आप एंगुलर मोमेंटम L निकाल सकते हैं, दैट इज L बराबर I इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है भैया, ध्यान रखना। तो I कितना है 2ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। अब देखिए किस पार्ट में दिया गया, शायद सेकंड पार्ट में ये दिया गया है, इसलिए सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। उसके पहले आप ये कॉन्सेप्ट जो है वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल में देख सकते हैं NCERT के पेज नंबर 106 पर जाकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगला। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखें। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड v0 एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। टॉर्क बताना है ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर टाइम। ये इस टाइम के बाद अगर किसी भी बॉडी को आप v0 से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा वो 2v0 sin θ/g होता है। ये पूरे के लिए होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ इस टाइम तक बोला गया। ये जो टाइम है ये टाइम पीरियड का आधा है, और अगर ये टाइम पीरियड का आधा है, गिवन टाइम पीरियड का अगर आधा हो गया तो हमें टॉर्क निकालने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या, अगर आपने मास की बॉडी को v0 से प्रोजेक्ट किया था तो इस पोजीशन पर बताना, इस पोजीशन पर mg कहाँ होती है, नीचे। क्यों आधे की क्यों बात कर रहे हैं भाई, पूरा टाइम इंटरवल t, और जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है वो टाइम इंटरवल का आधा है, तो सिर्फ यहीं तक होगा। तो ये जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होती है r/t होती है। तो ये तुम्हारा फोर्स हो गया, दैट इज mg, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गई। तो इसका मतलब टॉर्क निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, mg इंटू r/2 करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में आपको r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल फार्मूला v0 स्क्वायर साइन 2θ/g। यहाँ से g से g कैंसिल अगर हो जाएगा तो हाफ m v0 स्क्वायर साइन 2θ बैठेगा। तो टॉर्क यहाँ पर जो आएगा वो हाफ m v0 स्क्वायर साइन 2θ आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन जो है अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में देख सकते हैं जा करके। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें प्रोजेक्टाइल का भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। अ वर्टिकल स्प्रिंग विद द फोर्स कांस्टेंट के फिक्स्ड ऑन अ टेबल। एक वर्टिकल स्प्रिंग है, इसको टेबल पे फिक्स कर दिया गया। तो मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इसको टेबल पे फिक्स कर दिया गया है। ये लो भाई, अब क्या है, अ बॉल ऑफ मास m एट हाइट h। यहाँ से h हाइट ऊपर एक m मास की बॉडी है, इसको ड्रॉप कर दिया गया यहाँ से, है ना। फ्री अपर एंड द स्प्रिंग फॉल वर्टिकली ऑन द स्प्रिंग सो दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस बाई अ डिस्टेंस d। जब ये बॉल नीचे आई तो ये जो स्प्रिंग है ये थोड़ी सी कंप्रेस हो गई। कितनी, d। कितनी कंप्रेस हो गई, d हो गई भाई कंप्रेस। अब क्या बताना है, द नेट वर्क डन इन द प्रोसेस। अब यहाँ पर नेट वर्क डन, वर्क कर कौन रहा है, तो वर्क यहाँ पर कर जो रहा है वो तो एक mg हो गया, एक स्प्रिंग हो गया। तो स्प्रिंग और mg यही दोनों मिलके काम कर रहे होंगे। तो वर्क डन बाई mg क्या होगा, बॉडी देखो कितनी नीचे आई है, तो बाई वर्क डन बाई mg निकालना है तो mg नीचे कितने आई है, h+d। और स्प्रिंग द्वारा जो वर्क डन होता है वो निगेटिव होता है, तो माइनस का हाफ के
डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा नेट वर्क डन हो जाएगा। कौन सा पार्ट सही है इसका? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा सिंपल है, जो कि नेट वर्क डन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको पेज नंबर 78 पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा जानदार है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर द कांस्टेंट फोर्स विच कॉज अ डिस्प्लेसमेंट एस इन मीटर गिवन बाय द रिलेशन एस बराबर इतना, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना वर्क डन हुआ? कभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप इस बात को याद भी कर लीजिए कि अगर कभी भी क्वेश्चन में पोजीशन टाइम के फंक्शन में दिया जाए और वर्क डन पूछे, तो वो निकालने के लिए आपको बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। आप यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं, वी इनिशियल का स्क्वायर। आप यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? आपको वेलोसिटी निकालनी होगी अलग अलग टाइम पर। अब ऐसा करते ही आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि अगर मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे को यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज 2t/3। अब t बराबर 0 पर, जो कि इसका इनिशियल टाइम है, वहाँ पर वेलोसिटी तो 0 होगी। t बराबर 2 पर वेलोसिटी आप आराम से निकाल लीजिए, दैट इज 2t/3। तो कितनी वेलोसिटी आ गई? 4/3 आ गई। अब हमें v फाइनल भी पता है, v इनिशियल भी पता है, तो वर्क डन तो निकाल ही लेते हैं हम लोग। हाफ हो गया, मास क्वेश्चन में 3 kg दिया गया है। v फाइनल यहाँ पर 4/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। v इनिशियल तो 0 से हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भैया देख सकते हैं, ठीक है, 3/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ से w जो आने वाला है मेरे हिसाब से 8/3 जूल, बड़ी आराम से आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से हम देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सातवां। अगले क्वेश्चन में आपसे जो है फोर्स दे करके आपसे पावर पूछा गया है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, अ बॉडी है जिसका मास यहाँ पर 1 kg है, बीइंग टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जो कि टाइम डिपेंडेंट है। F बराबर यहाँ पर 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप क्वेश्चन में दिया गया है। और अब हमसे यहाँ पर पावर पूछा गया है। भैया पावर निकालने के लिए तो हमें चाहिए F.V, मतलब अगर हमें वेलोसिटी किसी तरीके से यहाँ पर पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो हमारा काम जो है वो आसान हो सकता है। वेलोसिटी पता करने के लिए पहले हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैसे निकाला जाए एक्सेलरेशन? 3t स्क्वायर j कैप। अब यहाँ पर जो कि 1 kg ही है, तो ऑब्वियस से बात है एक्सेलरेशन यही टर्म हमारे पास हो जाएगा, दैट इज 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। v बराबर जो होता है वो a dt होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो यहाँ पर है वो 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर या j कैप हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ये आपकी वेलोसिटी का वेक्टर आ गया है, जिससे हमें आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा साफ हो जाए। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 3t क्यूब बाई 3 जे कैप। यहाँ से अगर आप देखिए तो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप। अब आप यहाँ से पावर जो है आराम से निकाल सकते हैं। पावर अगर निकालना है तो फोर्स हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है। यहाँ पर क्या है? 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। और वेलोसिटी यहाँ पर जो आपकी निकल के आई है वो t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप आई है। तो बस आप i का i के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2t इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो 2t क्यूब हो जाएगा और 3t की पावर 5 हो जाएगा। इतना पावर आ जाएगा। और ये पावर आपको कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन में 4th पार्ट में दिया गया है। आप आराम से निकाल सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि इस फॉर्मूले से हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, जो कि पेज नंबर 83 पर आप आराम से देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्राइव बाय अ मशीन दैट डिलीवर अ कांस्टेंट पावर k। एक मशीन है जो कांस्टेंट पावर k डिलीवर कर रही है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t क्या हो जाएगा? ठीक है, निकाल सकते हैं। भाई फोर्स निकालना है, पावर दिया गया तो P बराबर F इंटू वी होता है। अब आपको F निकालने के लिए चाहिए होगा पावर इंटू वी।
मतलब अगर हमें पावर जो कि के दिया गया है, लेकिन वेलोसिटी अगर पता कर ले तो शायद हमारा आंसर बड़ी आराम तरीके से आ जाएगा अगर हम वेलोसिटी पता कर लें। अब वेलोसिटी पता करने के लिए इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे सर? पावर को हम लोग लिख सकते हैं W/T। बोले हाँ गुरुजी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो W बराबर हो गया KT, हमका कोई दिक्कत नहीं। नेट वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी होता है। अब चूंकि शुरुआत में तो रेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सीधे हम यहाँ पर हाफ mv² इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर v² बराबर क्या हो जाएगा? 2KT/m हो जाएगा। तो v क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 2KT/m। देखिए v आ गया। अब आप आराम से फोर्स निकालने के लिए ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, दैट इज 2KT/m। m ऊपर चला जाएगा, तो m अगर ऊपर चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि m के ऊपर बच जाएगा डिवाइड बाई 2 t की पावर -1/2। सिंपल कैलकुलेशन है, के अंदर जाके कटेगा, यही आंसर आ जाएगा, जो कि आपको फोर्थ पार्ट में देखने को मिल रहा है। आप इसे फोर्थ पार्ट में टिक कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन प्लीज देख लीजिएगा। ये भी आपको उसी पेज नंबर पर देखने को मिलेगा जहां पर मैंने पिछला वाला क्वेश्चन में बताया था, दैट इज पेज नंबर 83। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हार्ट ऑफ ए मैन पंप 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट एट अ प्रेशर ऑफ 150 mm of mercury. If the density of mercury be 13.6 into 10 की पावर 3 and g is equal to 10, then the power of heart यहाँ पर क्या होगा? तो यार पावर निकालने के लिए तो वर्क डन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काम कौन कर रहा है? हर्ट कर रहा है। तो हर्ट कैसा वर्क डन निकालेगा वो निकालना पड़ेगा। अब वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पर बेसिकली डेंसिटी है, जी है, एच है, प्रेशर का इस्तेमाल हो रहा है। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला प्रेशर के फॉर्म में भी होता है, जो कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम भी होता है भैया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम भी होता है। ठीक, प्रेशर का फार्मूला अगर हम बात करें तो एक फार्मूला ये भी होता है, दैट इज ρGH, और ये तुम्हारा हो गया वॉल्यूम डिवाइड बाई टी। अब क्वेश्चन में देखो सब कुछ दिया गया, रो आपको डेंसिटी दी गई है 13.6 इंटू 10 की पावर 3, जी यहाँ पर 10 है, एच यहाँ पर 10 है, एच यहाँ पर कितना है भैया? 150 mm, मतलब 10 की पावर -3। वॉल्यूम की बात करें तो 5 लीटर दिया गया है। 5 अगर लीटर दिया गया है तो भैया वॉल्यूम को चेंज करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जा करके आप वॉल्यूम निकाल पाएंगे। टाइम यहाँ पर मिनट है, तो मिनट को टाइम में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस बात है 60 सेकंड हो जाएगा, जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये से ये चला जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आता है वो 1.7 लगभग आ जाता है। 150 mm वहाँ पर था, 13.6 था, 5 लीटर यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसका इस्तेमाल करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो भैया देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार था, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, जो कि हम लोगों ने आराम से इस क्वेश्चन को कर लिया है। ठीक है, हाँ यहाँ पर 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, 5 10 की पावर -3, क्योंकि लीटर को हमने इधर चेंज किया हुआ है, 1 लीटर बराबर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1.7 कौन सा पार्ट सही है? फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ भी दो राय नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ, पावर की जनरल फॉर्मूले से भी आ जाएगा, पेज नंबर 83 पर आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 10वां, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस यहाँ पर जो है वो r है, रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। मतलब यहाँ पर जो सर्कुलर डिस्क है जो आपकी, वो डायमीटर के अबाउट रोटेट हो रही है। ठीक है, ओमेगा से पूछा क्या गया? फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, तो यार एंगुलर मोमेंटम तो क्या फॉर्मूला तो आई इंटू ओमेगा होता है। अब इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा डिस्क का, वो mr²/4 होता है। ये आप याद कर लीजिए, सिंपल फार्मूला होता है mr²/4 ओमेगा। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया L बराबर I ओमेगा के फॉर्मूले से निकाला गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन E फॉर द परफेक्टली इनइलास्टिक, अगर भैया परफेक्टली इनइलास्टिक है तो 0 होता है, सिंपल है। E बराबर क्या आ जाएगा? 0। परफेक्टली इन इलास्टिक है, अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तो 1 होता, और अगर बीच में है तो फिर 0 से लेकर 1 के बीच में होता। लेकिन यहाँ पर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो दूसरा पार्ट सही हो जाएगा, जो कि आप इस कॉन्सेप्ट पर, ये जो कॉन्सेप्ट इस पेज नंबर पर है, 84 पेज नंबर पर है, इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 पर्सन ऑफ मासेस 55 kg
एंड 65 kg रिस्पेक्टिवली आर एट द अपोजिट एंड ऑफ द बोट। एक बोट है जो कि पानी में है, ठीक है, एक 55 kg का लड़का यहाँ पर है, 55 kg का लड़का, और एक यहाँ पर जो है 65 kg का लड़का यहाँ पर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर है। बड़ा क्वेश्चन भारी दिया गया है, यहाँ पर 3 मीटर की बोट दी गई है आपको, एंड वेट भी बोट का दे दिया गया है जो कि 100 kg है, ठीक है। द 55 kg मैन वॉक अप टू द 65, ये 55 kg वाला 65 की तरफ जा रहा है। इफ द बोट इज स्टिल इन वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट कितना हो जाएगा। अगर ये लड़का यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो इस दौरान यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और अगर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम क्या कहेंगे कि जो उसका मोमेंटम है वो जो है कंजर्व रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है तो मोमेंटम अगर कांस्टेंट है, मोमेंटम p अगर यहाँ पर कांस्टेंट है, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट नहीं होगा, और अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा। थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान था, सिंपल सी बात है। एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता है, जो कि आप इस पेज में देख सकते हैं कि अगर मोमेंटम सिर्फ है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उस कंडीशन पर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता है। पेज नंबर 99 पर आप आराम से देख सकते हैं। अगला थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट है, यहाँ पर होगा जो माइनस का 10 है, नेवी जो है माइनस का 10 है, थोड़ा सा करेक्शन है जो कि आप देख सकते हैं बाद में। इन अ कार्बन मोनोऑक्साइड है, द कार्बन एंड द ऑक्सीजन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाई आर डिस्टेंस। एक कार्बन एटम हो गया और एक ऑक्सीजन एटम हो गया। मान लीजिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, जो कि क्वेश्चन में दी गई है 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द कार्बन एटम, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। तो चलिए मान लीजिए ये डिस्टेंस r1 है सेंटर ऑफ मास से, ये डिस्टेंस मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास r2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तो मास चाहिए होगा। तो यार एक काम कर लेते हैं, पहले हमने यहाँ पर सिम लगाते हैं, मास ऑफ कार्बन इंटू r1 इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये हमारा r2 हो जाएगा। अब एक बहुत बढ़िया बात ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ये क्या होगा, तो आप कहेंगे सर r2 अपॉन r1 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो 12/16 आप कह सकते हैं। ऐसा इसलिए ये कार्बन का 12 हो जाता है, इसका 16 हो जाता है। भाई केमिस्ट्री वाले ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, मैं सिंपल से वैल्यू यहाँ पर बताता हूँ 12 और 16 रेशियो में लिखेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ये हो गया हमारा r2, ये हो गया हमारा r1। यहाँ से आप आराम से r1 और r2 के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे 4 × 12 4 × 16, तो आप देखिए 3/4 बराबर जो है वो r2 अपॉन r1 आ जाएगा। यहाँ से आप चाहे तो r2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 3/4 इंटू r1, ये हमारा r2 आ गया। अब देखो ध्यान से, हम ये भी कह सकते हैं कि r1 प्लस r2 की जो वैल्यू वो d के बराबर है। बोले हाँ, अब आप वैल्यू को चेंज कर लीजिए, r2 की जगह क्या लिख सकते हैं 3/4 r1 बराबर d। तो यहाँ अगर देखिए ध्यान से तो कितना आ जाएगा 7r1/4 बराबर d। तो r1 अगर चाहिए तो 4d/7, और हमने d किसको माना हुआ था, d जो क्वेश्चन में दिया गया है वो कितना दिया गया है, d अगर देखें तो 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, जैसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.64 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देख लीजिए कैसे किया है। सिंपल सी बात है, दो बॉडी है, एक C है और एक O है, इसके मास के रेशियो जो है 12-16 होना चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन का करने का तरीका वही है जैसे सेंटर ऑफ मास में हम लोग किया करते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको जो है बेटा वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएगा, जो कि वहाँ पर HCl है, हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आराम से। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन विद अ स्पीड v0 एट एन एंगल 30 डिग्री। एक पार्टिकल है जिससे हम लोगों ने v0 से फेंका है 30 डिग्री का एंगल बना करके, तो प्रोजेक्टाइल वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ से बताना है व्हेन द पार्टिकल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। बेटा अगर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वहाँ पर जो उसकी स्पीड होती है वो v0 cos थीटा ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्टिकल पर हॉरिजॉन्टल मतलब मैक्सिमम पॉइंट पर या मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वो कितनी होती है v0 cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम बताना, मास इसका m है, तो इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी तो इधर जा रही है, मतलब मोमेंटम इधर है,
एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए होगी जो कि ये होती है, दैट इज एच मैक्स, दैट इज एच मैक्स। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए एच मैक्स भी निकालना पड़ेगा जो कि आर परपेंडिकुलर का काम कर रहा है यहाँ पर। अब एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भैया, साइन 30 डिग्री की स्क्वायर बाई 2g। साइन 30 होती है 1/2, स्क्वायर करोगे 1/4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो वी नॉट स्क्वायर बाई 8g ये आपका आर परपेंडिकुलर या एच मैक्स होगा, ठीक है। अब अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम एल बराबर क्या होता है, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो मास तो ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी दी गई है, वी नॉट कॉस थीटा। चलिए वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कॉस 30 लिखना है। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होगी, वी नॉट √3/2, वी नॉट √3/2 और आर आपने निकाला है वी नॉट स्क्वायर बाई 8g। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, बड़े आराम से क्वेश्चन आ जाएगा मेरे हिसाब से। 2 3 4 दूनी 8 यहाँ पर हमारे पास हो गया था, ये वी नॉट बाई √3 भी आ गया है, 8 दूनी 16 हो गया है। तो चलिए भैया सॉल्व करते हैं। m हो गया, वी नॉट क्यू हो गया, √3 हो गया, 16 हो गया, g हो गया। कहाँ लिखा है ये, देखिए फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है √3/16 एम वी नॉट क्यू बाई जी, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट जो है एकदम सही हो जाएगा। थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू वगैरह में भी देखने को मिलते हैं, बट हमने जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब आर एल बराबर आर क्रॉस पी की मदद से इसको निकाला है, इसलिए पेज नंबर 106 और 107 पर आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज अ डिराइव्ड यूनिट। भैया डिराइव्ड यूनिट कौन सी होती है जो किसी की मदद से निकाली जाए, मीटर नहीं भैया, कैंडिला नहीं, कैंपियर नहीं, कौन सी है, पास्कल। भैया मीटर है, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की होती है, ये डिराइव्ड नहीं होती है, ठीक है। कैंडिला जो है ये भी डिराइव्ड यूनिट नहीं है, ठीक है। एम्पियर भी नहीं है, कौन सी है यहाँ पर, ये हमारी पास्कल जो है, पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है, जो कि अगर हम बात करें पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है, और जो प्रेशर है वो डिराइव ही से निकाला जाता है, इसलिए कौन सा इसका पार्ट सही हो जाएगा, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जाकर के देख सकते हैं। हमारे लिए इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट में बाकी टीचर आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है मानस और जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे SBTS मॉडल पेपर का फिजिक्स सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज अ डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो डिराइव्ड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं आपकी कौन कौन सी होती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टोटल 7 हैं। उसके अलावा सप्लीमेंट्री की बात कर लो तो 2 सप्लीमेंट्री हैं आपकी, कौन कौन सी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री को छोड़ करके जितनी भी आपको क्वांटिटीज मिल रही हैं उनको कहीं ना कहीं हम डिराइव्ड में ही क्लासीफाई करते हैं, बिल्कुल, या डिराइव्ड में कैटेगराइज करते हैं कह लो, राइट। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो ये मीटर है, ये कैंडिला है, ये एम्पियर है, तीनों कैसे हैं, फंडामेंटल, राइट। तो बचा क्या, पास्कल। ओके, तो पास्कल विल बी योर डिराइव्ड क्वांटिटी। आगे चलिए, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, हाँ, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर 6.320, 6.032 और तीसरा क्या दे रखा है 0.0006032। ओके, इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने, तो क्या करना है, अगर इसमें आप देखोगे डेसिमल के बाद एंडिंग में 0 है तो ये तो काउंट हो गई, तो 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, अगर देखा जाए तो डेसिमल के बाद एंडिंग वाले 0 को हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट में, बट यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो ये सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट के बीच में ट्रैप्ड वाला 0 है ये, ठीक है ना, तो ट्रैप हो रहा है सिग्निफिकेंट के बीच में, तो ये भी काउंट होगा। तो 1 2 3 4, ठीक, ये भी हो गया आपका सिग्निफिकेंट में 4 हो गए। 0.000, ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले 0 को तो हम एलिमिनेट कर देंगे, स्टार्टिंग वालों को थोड़ी ना काउंट किया जाता है, तो बचा क्या 6032, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 444, ठीक है ना, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई इशू नहीं रहा होगा। नेक्स्ट,
हाँ, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10.845 आपको दे रखी है ओम एंड द करंट इज 3.23 एम्पियर, ठीक है ना। ऑन मल्टीप्लाइंग वी गेट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 35.02935 वोल्ट। ओके, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वुड बी। अच्छा, अगर आप चेक करोगे तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिल रहा है, 35.02935, ठीक है। तो अगर आप गौर करेंगे, एक तरफ था 10.845 और एक तरफ था 3.23, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इस वाले में 3 है, 3.23, तो इस वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। तो बस डायरेक्ट कर दो, इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 3 वाला, 3 यहीं तक जाएगा, ये 35.0 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डिफरेंट डायमेंशंस। तो यहाँ पे अगर मैं गौर करूं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट से हम लोग थोड़ा सा वाकिफ हैं, तो देख लेते हैं जरा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल्टा T, ये हीट के लिए है, तो कितना होगा ml की पावर 2 T माइनस 2 अपॉन में M K, ठीक है। M से M कैंसिल, तो कितना हो गया L की पावर 2 T माइनस 2 K इनवर्स, ठीक है ना। सिमिलरली लेटेंट हीट के लिए देखोगे तो लेटेंट हीट कितना होता है, L इज इक्वल्स टू Q बाई M, ठीक है ना। तो ये कितना होगा ml की पावर 2 T माइनस 2 अपॉन में M, तो M से M कैंसिल, कितना हो गया ये L की पावर 2 T माइनस 2। क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से यहां तक आपको कहानी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, हाँ, मैचिंग करनी है इसमें। कॉलम आपको दे रखे फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। तो इसमें जो थोड़ा सा भी आपको, मतलब कोई भी एक देख लो, अगर जो आपको थोड़ा इजी लग रहा हो या जो आपको एक बार में कैच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल बी वाला भी ठीक लग रहा है, सी वाला भी ठीक लग रहा है, बड़े आसानी से कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा, आपको ये भी सही है वैसे तो कोई भी एक ले लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सी वाला ले लिया यहाँ पे, तो सी का क्या है, जूल यहाँ पे, और नीचे कितना दे रखा है यहाँ पे, केजी, और ये के, ठीक है ना। तो जूल मतलब एनर्जी के लिए हो गया, तो ml की पावर 2 T माइनस 2 हो गया, अपॉन में kg मतलब मास, तो मास के लिए m रख दो, और ये कौन सा है, k यानी कि टेम्परेचर के लिए रखा गया है, ठीक। तो ये मास से मास कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, L की पावर 2 T माइनस 2 और ये k इनवर्स। ऐसा कोई है क्या, L की पावर 2 T माइनस 2 k इनवर्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब C को P के साथ मैच करना है, हाँ दिख गया, C को P के साथ मैच करना है, तो ये थर्ड वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। C के साथ P का कॉम्बिनेशन केवल एक ही में दिख रहा है, तो यही वाला जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। ओके, स्मार्ट अप्रोच से आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए निकालना है यार, तो कुछ नहीं है, वर्क डन अपॉन चार्ज कर देना, या वर्क अपॉन चार्ज भी लिख दो, एक ही बात है। जो एनर्जी की डायमेंशन है वही आपकी वर्क के लिए होगी, सीधी सी बात है। तो ml की पावर 2 T माइनस 2, और चार्ज क्या होता है, I इंटू टी, राइट। तो A T, तो इसको ऊपर भेजो जरा, ml की पावर 2 T माइनस 2 A की पावर माइनस 1 T माइनस 1, तो ये कितना हो गया, ml की पावर 2 T माइनस 3 A माइनस 1, यही आएगा, ml की पावर 2 T माइनस 3 A माइनस 1। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो तो। चलिए नेक्स्ट क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ गैस इज गिवन बाय P प्लस, ये दे रखा है P प्लस A बाय V की पावर 3, ठीक है, और ये दे रखा है V माइनस B की पावर 2 बराबर CT, ठीक। वेयर PVT आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, एंड ABC आर कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, A और B का डायमेंशन, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ये प्लस में दे रखा है, ये माइनस में है, कुछ नहीं, दोनों को बराबर रख के डायमेंशन निकाल दो। अगर प्लस में है तो क्या मतलब, इसका बराबर कर दीजिए, डायमेंशन ऑफ P बराबर डायमेंशन ऑफ A अपॉन V की पावर 3, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम का कितना होता है यहाँ पे,
L की पावर 3 और ये कितना है यहाँ पे 3 बार, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा A अपॉन L की पावर 9, ठीक है। अब प्रेशर के लिए क्या होता है, प्रेशर होता है अगर आपको पता हो ml माइनस 1 T माइनस 2, ओके, L की पावर 9, L की पावर 9 को इधर भेज देंगे तो कितना आएगा A इज इक्वल्स टू ml माइनस 1 T माइनस 2 L9, यानी कि ये हो जाएगा ml 8 T माइनस 2। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। देखना चाहते हो अगर दूसरे के लिए भी तो देख सकते हो। बी के लिए कैसे निकालोगे, v माइनस बी की पावर 2, ठीक है ना। तो इसमें भी वही करो, एक दूसरे के बराबर। तो v बराबर b की पावर 2, तो ये कितना होता है l की पावर 3 वॉल्यूम के लिए, और ये b की पावर 2। या एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे अंडर रूट ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा वहां से, है ना। तो ये v इज इक्वल्स टू बी की पावर 2 आपने किया, तो यहां से कर लीजिए b इज इक्वल्स टू अंडर रूट में v, ओके। तो ये कितना होगा l की पावर 3 अंदर, और ये कितना हो जाएगा 1/2, तो l की पावर 3/2, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हो यही आ रहा है आपका। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई इशू नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ द एनर्जी इज इक्वल्स टू जी पावर पी, एच का क्यू दे रखा है, सी का आर दे रखा है, ठीक है। वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। पी क्यू आर आपको यहां से फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। ई इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, ठीक है ना। एच कितना दे रखा है, क्यू, और सी दे रखा है आर। एच कितना दे रखा है, क्यू, और सी दे रखा है आर, ठीक है ना। ठीक, यही दे रखा है आपको। तो अगर इनकी डायमेंशन आप रखना स्टार्ट करते हो यहां से, एनर्जी के लिए ml की पावर 2 T माइनस 2, ठीक है। थोड़ा ठीक से इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा, ml की पावर 2 T माइनस 2। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका कितना होता है m माइनस 1 L की पावर 3, ठीक है, L की पावर 3 और T माइनस 2, ठीक है। ये हो गया P। Q के लिए कितना है, H यानी प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है, E इज इक्वल्स टू HF। तो यहां से H कितना निकल के आएगा, E बाय एफ, ml की पावर 2 T माइनस 2 अपॉन T माइनस 1। ऊपर गया तो कितना हो जाएगा ये, ml की पावर 2 प्लस 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 1, ठीक है ना। ml की पावर 2 T माइनस 1, ml की पावर 2 T माइनस 1, ये हो गया Q के लिए। और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड के लिए LT माइनस 1। लाइट शब्द से क्या मतलब है ना, स्पीड में नजर होनी चाहिए, ओके। तो इसको मैं हटाता हूं यहां से, तो कितना हो जाएगा ये, इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो देख लेते हैं जरा। m के लिए केवल देखो, अगर m के लिए क्या होगा, माइनस का p प्लस का q, और ये कितना होगा यहाँ पे नहीं है आगे, ठीक है। चलो L 3p प्लस 2q, और ये कितना है प्लस का r। t के लिए देखोगे, t का कितना है, माइनस का 2p माइनस का q, माइनस का 2p माइनस का q माइनस का r, यही है, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, ओके। तो पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पे मेरे पास 3 इक्वेशन है, ये माइनस का p प्लस क्यू, 3p प्लस 2q, मैं लिख देता हूं माइनस का p प्लस क्यू, 3p प्लस 2q प्लस r, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर मेरी थर्ड हो जाएगी, ठीक, इक्वेशन थर्ड। तो पहले मैं एक काम कर रहा हूं, ये मेरे को थोड़ी सी सिमिलर दिख रही है सेकंड और थर्ड PQR के फॉर्म में, तो मैं पहले सेकंड और थर्ड को ले लेता हूं, ठीक है। सेकंड और थर्ड को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने बैठा तो कितना आएगा, 3p प्लस 2q प्लस r, और ये कितना है माइनस का 2p माइनस का q माइनस का r, ठीक है ना। L के लिए कितना दे रखा है वैसे यहाँ पे आपको 2 के बराबर, L कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 2 के बराबर, और इसका कितना दे रखा है, कहाँ गया, T वाले के लिए माइनस 2 के बराबर, ठीक। इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आएगा, कितना आएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, ये से ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, ये कितना बचा यहाँ से माइनस क्यू, हाँ तो ये कितना है प्लस 2q माइनस क्यू, तो ये बचेगा प्लस का q और ये प्लस का p, ठीक है ना। तो प्लस p प्लस q मतलब p प्लस q है, इसको मैं ले देता हूँ फोर्थ, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, p प्लस क्यू जैसा कोई दिख रहा है क्या, फर्स्ट वाला, तो अब मैं इन दोनों को जरा सॉल्व करता हूँ। तो इनको अगर मैं सॉल्व करने आया तो क्या बचेगा, माइनस का p प्लस क्यू फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं देख रहा हूँ माइनस का p प्लस क्यू वाले को, ये किसी के बराबर है क्या, हाँ 1 के बराबर है, ठीक। और ये कितना है p प्लस क्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2q बराबर 1 आ जाएगा। तो q की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक। मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं हुआ होगा। अब देख लीजिए ज़रा पहली वाली इक्वेशन देख लीजिए, पहली वाली इक्वेशन में क्या दे रखा माइनस p प्लस क्यू, इसी में हम अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, माइनस का p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल्स टू कितना होगा ये 1 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का ये 2 माइनस 1 यानी 1/2, तो p की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का हाफ, ओके ठीक है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन में अगर पुट कर दें हम दोनों को, सेकंड वाली इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं दोनों को, सेकंड वाली क्या है 3p प्लस 2q प्लस r, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, तो 3p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस हाफ प्लस 2q, 2 कितना है माइनस का हाफ यहाँ पे, सॉरी प्लस का हाफ, और प्लस का r, ठीक है ना। तो सेकंड वाली इक्वेशन किसके बराबर है 2 के, ठीक। तो यहां से निकालिए जरा -3/2 और ये कितना है 1, -3/2 प्लस 1, यहां लिख देते हैं -3/2 प्लस 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 2/2 प्लस r बराबर 2, ठीक है, -1/2 प्लस r बराबर 2, ओके। तो यहां से इसको भेजोगे r 2 प्लस 1/2 कितना होगा 5/2, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस हाफ, q 1/2 और r मेरा कितना आ गया 5/2। देख लेते हैं जरा ऐसा कोई ऑप्शन, p की वैल्यू कितनी थी माइनस हाफ प्लस हाफ और 5/2, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेंदी था ये, बट इसी तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अ फिजिकल क्वांटिटी x इज रिलेटेड टू 4 मेजरेबल क्वांटिटीज a b c एंड d एज गिवन एज, हाँ ठीक है। इनके परसेंटेज एरर आपको दे रखे हैं 1%, 2%, 2% एंड 4%, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी x, भाई x इक्वल टू कितना दे रखा है a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 5/2 और d की पावर -2, ये दे रखा है। और परसेंटेज एरर सबके दे रखे हैं कितने, परसेंटेज कितने दे रखे हैं भाई यहाँ पे 1%, 2%, 2% और ये कितना दे रखा है 4%। कुछ नहीं, डायरेक्ट कर दो इसको, पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे दिया, 2 × 1 प्लस 3 × 2, 3 × 2, ये पावर 3 और ये 2 प्लस पावर 5/2 × 2, 5/2 × 2, ठीक है। अब माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 2 × 4 कर दोगे सिंपली, ठीक है, माइनस माइनस का कोई चक्कर नहीं है यहाँ, ठीक। तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 2 + 6 + 5 + 8, ठीक है। 8 + 2 10, 10 + 16, सॉरी 10 + 6 16, 16 + 5 21, ठीक है ना। 21% विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, आप कर भी लेंगे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, the numbers 2.745 and 2.735 on rounding off to 3 significant figures will be, easy है, 2.745 and 2.735, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक 3, 1 2 3, 1 2 3, ये कट ऑफ डिजिट है, कट ऑफ डिजिट है, आगे 5 है, तो देख लो ऑड इवन रूल लगा के, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कितना है, ये इवन है, ठीक है ना, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पे, 2.74 एज इट इज।
यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, ऑड में दे रखा है, तो इसका कितना हो जाएगा 2.74, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मेरे ख्याल से ये भी आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है आपको। अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी एंड इट्स वैल्यू इज 4.18 जूल्स वेयर 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक न्यू सिस्टम है जिसमें आपको मास दे रखा है अल्फा केजी, लेंथ का दे रखा है बीटा मीटर एंड टाइम का दे रखा है गामा सेकेंड। तो पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ कैलोरी न्यू सिस्टम में कितनी होगी। तो देख लीजिए जरा, यहाँ पे ये आपको 4.18 जूल दे रखा है, राइट, और ये अल्फा केजी नए सिस्टम में बीटा मीटर और गामा सेकेंड। तो N1U1 बराबर N2U2 का आप यूज करोगे तो N1 यहाँ पे कितना दे रखा है 4.18, ठीक है, और जूल है इसका कितना दे रखा है, एनर्जी का है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो गया U1। N2 कितना है तो निकालना है, और U2 नए सिस्टम में अल्फा केजी बीटा मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर मतलब कितना हो गया गामा स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, ठीक, तो N2 कितना आ जाएगा यहां से 4.18, गामा को इधर भेज दो, 4.18 गामा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, कोई है ऐसा ऑप्शन गामा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर? हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 mm एंड 10 वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद 9 स्केल डिवीजन। अच्छा ठीक है, इसका 0 मार्क जो है वर्नियर का वो किसके बीच में आ रहा है 2 and 2.1 के बीच में, और 5th डिवीजन जो है वर्नियर का वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, विद अ स्केल डिवीजन। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा, ये आपको डेटा दे रखा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन यानी मेन स्केल का कितना दे रखा है 1 mm, 10 वर्नियर के जो आपके डिवीजन है वर्नियर स्केल डिवीजन वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ, और इनका 0 मार्क जो है 2 और 2.1 के बीच में, तो डाया बतानी है। तो देख लीजिए जरा कैसे करेंगे इसको। बेसिकली इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो होगा आपका वर्नियर के लिए मेन स्केल रीडिंग यानी MSR प्लस वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है, VCD मतलब वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, LC यानी कि लीस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ये इसका फॉर्मूला है। तो मेन स्केल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो कैसे देखोगे, मेन स्केल रीडिंग अगर आप देखोगे तो 0 मार्क कहां पे लाया कर रहा है 2 और 2.1 के बीच में, तो इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है 2 वाली, इनके बीच में लाया कर रहा है, तो 2 वाला जो है मेरा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, प्लस वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है, वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन कहां पे दे रखा है यहाँ, हाँ, 5th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द स्केल डिवीजन, 5th डिवीजन जो है आपका वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन होगा। ठीक है ना, तो 5 क्या हो गया यहाँ पे वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीजन हो गया। ठीक, इनटू बचा क्या लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताता हूं यहाँ पे वर्नियर के केस में। ठीक है ना, x अपॉन वाई लीस्ट काउंट के लिए x अपॉन वाई इंटू मेन स्केल, ठीक है, जिसमें x क्या है, x है आपका, x यहाँ पे क्या है VSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन, और y क्या है इंडिविजुअली वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है ना, तो ये कितना होगा, VSD कितना दे रखा है 10 VSD किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं 9 MSD के साथ, 9 अपॉन में वर्नियर स्केल डिवीजन कितने थे 10 इनटू मेन स्केल कितना दे रखा है यहाँ पे 1 mm के बराबर। ठीक, 1 mm, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 10 mm। ठीक, बट आंसर में शायद आपको सेंटीमीटर के फॉर्म में दे रखा है ना, और ये चीज mm में निकली, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर 10 और लगा दूंगा, 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो ये 1/100 हो जाएगा, तो 1/100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ये मेरा क्या निकल के आया है लीस्ट काउंट, बस इसी चीज को मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 1/100, तो कितना हो गया ये 1/20। ठीक है,
देखो 5 अपॉन में 100 है ना, 2 प्लस 5/100 आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा मेरे पास जगह कम पड़ रही है तो मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आएगा 2 प्लस 5/100, ठीक है ना। तो ये 1/20, तो 40 प्लस 1, भाई देखो 1/20, ये 20 × 2 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 41, ठीक है ना। 41 अपॉन में 20, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 2.05 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इन द गिवन वीटी ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड्स विल बी। अच्छा, ये 5 सेकेंड तक का देखना है। अगर ये ग्राफ विजिबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प करता हूँ आपकी। 1 2 3 4 और ये 5, ये कितना है 20 और ये कितना है 40, ठीक है। ये 0,0 है और इधर क्या है माइनस का 20, ठीक। -20 20 प्लस का 40 1 2 3 4 5, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है। वीटी ग्राफ है, डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली आप क्या करोगे, डिस्टेंस में एरिया निकाल दीजिए सबका और सबको जोड़ दीजिए, है ना। इंडिविजुअली पहले निकालना शुरू करो फिर सबको जोड़ दो। अगर इंडिविजुअली निकालोगे तो कैसे आएगा भाई, अगर ये वाला ट्राइंगल मैं ले लूँ पहले, है ना, ये वाला ट्राइंगल पहले ले लूँ तो यहाँ से कितना है बेस, हाफ, बेस कितना है 2, देख सकते हो ये 2 है ना, तो 2 है ना, और हाइट कितनी है 40 माइनस 20 20, ठीक। ये से ये कैंसिल, प्लस आगे चलो, इसी में ये वाला भी जुड़ जाएगा रेक्टेंगल वाला। रेक्टेंगल का कितना है 2, ठीक है, और ये कितना है 20, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक। प्लस यहाँ पे कितना है 2 से 3 के बीच का गैप 1 इंटू ये कितना है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक के लिए 20, ठीक है ना, 2 से 3 और ये कितना है 20, प्लस ये कितना है 3 से 4 हाफ, 3 से 4 के लिए 1 का गैप इंटू हाइट कितनी हो गई अगेन 20, तो ये कितने टाइम से चला गया 10, प्लस ये कितना है 4 से 5 का 1 और अगेन इसके लिए भी 20 ही है, तो ये कितना हो गया 10 टाइम्स में। तो कितना कितना बच रहा है 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस ये कितना है 10 प्लस लास्ट में अगेन 10, तो 60 80 बाई 40 प्लस 20 60 70 80 90 और 100 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिस्टेंस में सबको जोड़ दोगे, ठीक है ना, सबको, ओके। नेक्स्ट क्या है, अ बॉडी मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी, कितना दे रखा है, हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स v मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग x मीटर इफ इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 180 अंडर रूट में -7x, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, तो पहले क्या दे रखा है v इक्वल्स टू अंडर रूट 180 - 7x, इसका रूट हटा देते हैं पहले, ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो कितना होगा बोथ साइड्स करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 - 7x, यही है, ठीक है ना। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 - 7x, ओके। तो यहां से जरा निकालो, तो अगर इसको कंपेयर करोगे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन के साथ तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन जो होती है उससे कंपेयर कर दीजिए, तो कितना आएगा ये। अगर आप गौर करेंगे तो u स्क्वायर 180 के बराबर है और 2as किसके बराबर है 7x के, 2as जो है वो 7x के बराबर है, माइनस का 7x। अब यहां पे क्योंकि s है और उधर x दे रखा है, एक जैसा ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो s और x एक समान, तो यहां से s और x को मैं कैंसिल कर देता हूं, तो बचा कितना a इज इक्वल्स टू माइनस का 7/2, तो ये कितना आएगा माइनस का 3.5। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत इतनी नहीं हुई होगी। आगे चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या दे रखा है, अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी पासिस 2 पॉइंट्स 30 मीटर अपार्ट इन 1 सेकेंड। अच्छा, एक बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, फ्रीली फॉल कर रही, एक पॉइंट मान लो P है और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे Q है, ठीक।
30 मीटर की इनकी दूरी है, हाँ, और टी कितना दे रखा है 1 सेकेंड के लिए, टी फॉर 1 सेकेंड, ठीक। अच्छा, तो मान लो पी पे टी सेकेंड रहा होगा, तो क्यू के लिए कितना हो जाएगा यहां से टी प्लस 1 सेकेंड्स। मेरे ख्याल से इसमें कोई इश्यू नहीं रहा होगा, ठीक है ना। और कहाँ से फॉल करा रहे, यहाँ पे कहीं, ठीक है, इधर से। तो आपको क्या फाइंड करना है, फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगेन टू फॉल, मतलब ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं S1, और यहां से यहां तक को हम नाम दे देते हैं S2, ठीक। इसको नाम दे दिया S1, इसको हम नाम दे देते हैं S2। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूं, उसको सॉल्व करता हूं जरा, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, यहां पे थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूं या इधर ही ले लेता हूं, तो ये कितना होगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू हाफ जी टी प्लस 1 का स्क्वायर, टी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का S1 कितना हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। S2 में से S1 घटा रहे हो, S2 में से S1 घटा रहे हो, कितना बच रहा है यहाँ पे 30, तो ये कितना हो जाएगा 30 यहाँ पे होगा S2 माइनस S1, और यहाँ से मैं अगर हाफ G कॉमन ले लूँ तो ये कितना बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t माइनस का यहाँ से कितना बचेगा टी स्क्वायर, ठीक। ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बचा है यहाँ से, इसको भेज दीजिए इधर, 60 अपॉन में जी की वैल्यू, जी को 10 ले लेते हैं तो 10 हो जाएगा, ये कितना बचा 2t प्लस 1, ठीक है ना। तो ये 6 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, और ये हो गया 2t। यहां से t की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 सेकेंड्स, t की वैल्यू हो गई यहां से 2.5 सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, ये S1 वाला पार्ट, तो क्या करोगे, ये वाला पार्ट निकालना है यहाँ पे, तो अगेन हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 10 इंटू कितना होगा 2.5 इंटू 2.5, तो 2.5 इंटू 2.5, डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ 10, यहाँ भी डेसिमल हटा दीजिए, इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल है, ये कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अगर इसको काटेंगे 5 5 से 25, 5 2 से 10, 125 अपॉन में 4, 125 अपॉन में 4, ठीक है ना, करीब करीब 31 के आसपास शायद कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे क्लोज वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, फर्स्ट वाली 32.1 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप 9.8 रखोगे जी की जगह पे तो एकदम करेक्ट आएगा, पर क्योंकि कैलकुलेशन आसान करनी थी इसलिए मैंने 10 ले लिया, वैसे दे भी रखा है ऑफ कोर्स, 9.8 रखेंगे तो एक्यूरेट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई इश्यू नहीं रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, रेस्ट से रिलीज किया गया मतलब u इक्वल्स टू 0 होगा वेलोसिटी फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 3h, द रेशियो ऑफ द इंटरवल ऑफ टाइम टू कवर 3 इक्वल हाइट h इज। चलो देख लेते हैं जरा, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यार आपको ये देखना है कि अगर हम इसमें बोला गया टावर वाला केस है ना, ऊपर से फेंका गया है, यहाँ पे रिलीज किया गया है, तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का अगर हम यूज करें यहाँ पे, राइट, तो ut तो हमारा मतलब u तो 0 ही है, तो सबके लिए 0 ही रहेगा, क्लियर है। तो जरा इसी का यूज करते हैं, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और पता चलता रहेगा हमें कि क्या हो रहा है, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। तो देख लेते हैं जरा, ये मैंने फिगर बना दी है, हाइट 3h है, ये 3 पार्ट्स में तोड़ा गया है, a से b, b से c और c से d, ठीक है। h h h और t1 t2 t3 ले लिया है हमने यहाँ पे स्मॉल, हमें ये फाइंड करना है t1 t2 t3 का रेशियो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैपिटल T1 एक इंट्रोड्यूस करता हूँ, कैपिटल T1 कैपिटल T2 कैपिटल T3, फिर उसके बाद इसको सबट्रैक्ट करके हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं लेता हूँ A से B के लिए पाथ, A से B के लिए, ठीक है ना, A से B के लिए। तो A से B के लिए अगर आप चल रहे हो यहाँ पे देख सकते हो, तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर अगर हम करें, ठीक है, T1 के फॉर्म में जी टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, यू टी तो चलो हट ही गया था 0, तो ये कितना हो जाएगा 2h अपॉन में कितना हो जाएगा ये 2h अपॉन में g इज इक्वल्स टू टी का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2h बाई जी, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2h बाई जी, ठीक है ना। यही मेरा एक्चुअल में क्या आया है, कैपिटल T1 ले लो उसको, ठीक है, T1 बराबर T1, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया अंडर रूट में 2h बाई जी, ये मेरा निकल के आ गया, ठीक, ये वाला। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए से सी के लिए ले रहा हूं, ए से सी के लिए, ए से सी के लिए, ठीक है ना, ए से सी के लिए, लेकिन कंपोनेंट कौन सा निकालना पड़ेगा, T2, यानी कि बी से सी के लिए T2 वाला निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, ए से सी के लिए अगर आप निकाल रहे हो तो ए से सी कितना होगा, यहां से पूरा ये h है, ये h है, यानी कि 2h हो जाएगा यहाँ पे, 2h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो यही वाली फॉर्म आ जाएगी, बस अंतर कितना आएगा, अंतर इतना आएगा, ये 4h हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4h बाई जी अंडर रूट में, ठीक, ए से सी के लिए, ठीक है, ठीक। ये मेरा क्या आ गया यहाँ से T2, मैं इसको बोल देता हूँ, ये मेरा T1 और यही मेरा स्मॉल t1 की वैल्यू, और यहाँ से मैंने T2 निकाल लिया ए से सी। अब तीसरा क्या है, तीसरा क्या है यहाँ पे, तीसरा है आपका ए से डी के लिए, ठीक है ना, ए से डी के लिए। तो ए से डी के लिए कैसे निकालोगे, एच 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 3h के बराबर, मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3h आ जाएगा, तो 2 जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6h बाई जी आ जाएगा, 6h बाई जी अंडर रूट में, ठीक है ना, 6h बाई जी आ जाएगा, ठीक। ये क्या आ गया निकल के T3, ठीक। तो T1 के लिए तो चलो आ गया है, T1 के लिए अगर आप गौर करेंगे तो T1 तो हमने यहां से निकाल दिया है, T1 तो मेरा आ चुका है कितना, रूट 2h बाई जी। T2 निकालना है, तो T2 के लिए क्या करोगे, T2 माइनस T1, मतलब ये कैपिटल T2 माइनस कैपिटल T1, मतलब कितना, रूट 4h बाई जी में से ये वाला घटा दें, अगर 4h बाई जी में से रूट 2h बाई जी घटा देंगे तो कितना बचेगा, रूट 2h बाई जी कॉमन ले लीजिए, रूट 2h बाई जी कॉमन हो गया, तो ये कितना बचेगा, रूट 2 माइनस का 1, ठीक है क्या, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। और लास्ट क्या है यहाँ पे, ए से डी के लिए, ए से डी कितना है यहाँ पे T3, तो अगर ये वाला कंपोनेंट निकालना है CD वाला, यानी कि T3 निकालना है, तो T3 के लिए क्या करेंगे आप, T3 के लिए क्या करोगे आप, ये T2 में से जो है आप माइनस कर दीजिए, सॉरी T3 में से जो माइनस कर दीजिए T2 को, T3 माइनस T2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रूट 6h बाई जी, 6h बाई जी माइनस 4h बाई जी, ठीक है। तो यहां से कितना होगा, रूट 2h बाई जी कॉमन, तो कितना बचेगा अंदर में, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट में 2, ठीक है क्या। मेरे ख्याल से एज सच इतना टफ क्वेश्चन भी है नहीं है, ठीक है ना, तो कर लिया होगा आपने। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहले का कितना आ रहा है, रूट 2h बाई जी, यानी कि रूट 2h बाई जी, रूट 2h बाई रूट 2h बाई जी सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 1 इज टू रूट 2 माइनस 1 इज टू रूट 3 माइनस रूट 2, यही होना चाहिए, हाँ, 1 इज टू रूट 2 माइनस 1 इज टू रूट 3 माइनस रूट 2, यही आ रहा है क्या, हाँ यही आ रहा है, ठीक है ना। आई होप इसमें भी एज सच इतनी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ओके। सो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया है, अब आगे इसमें नेक्स्ट आपके सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने अभी 30 क्वेश्चंस तक देखा, 30 क्वेश्चन के बाद अभी हम डिस्कस करेंगे माई सेल्फ परवेज अहमद, एंड आई होप आप लोगों का पेपर बहुत सही गया होगा। तो 31 क्वेश्चन कह रहा है, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस बोलते हैं एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, and the displacement is shortest path. For example, हमें A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, B पॉइंट पे जाना है, A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है मुझे। अब इस पे मैं स्ट्रेट लाइन में जा सकता हूं, या फिर मैं ऐसे जा सकता हूं, या फिर मैं ऐसे जा सकता हूं,
कोई भी पाथ मैं कवर करूंगा तो डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट आएगी। एक्चुअल पाथ जो होता है उसमें डिस्टेंस अलग अलग होती है। जैसे मैं ये पहला पाथ चूज करता हूं, दूसरा पाथ चूज करता हूं, तीसरा, बट द शॉर्टेस्ट पाथ, इसमें मैं बोलूंगा फॉर द थर्ड पाथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। अभी एक लाइन बना रहा हूं, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, बट द सेकेंड पाथ एंड द फर्स्ट पाथ, यहां फोर्थ पाथ और फिफ्थ पाथ, इन सब पाथ में देखें तो डिस्टेंस ज्यादा है। सिर्फ एक केस में बराबर है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो इक्वल और मोर देन, फोर्थ ऑप्शन। आई होप इट्स क्लियर। नाउ 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड। तो इसमें एस एन एथ की इक्वेशन लगेगी। एस एन एथ की इक्वेशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, वैसे एस एन एथ अगर हम बोले इक्वल टू द यू प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग अगर है कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही है तो मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी 0। यहां पर एस एन एथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2n माइनस 1, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फ्री फॉल हो रहा है, जी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। यहां मैं बोलूंगा एस एन एथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। फर्स्ट सेकंड के लिए 1 रख दो n की वैल्यू, तो आएगा 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, ये हो गया t1। ये कितना आया 1। t2 सेकंड के लिए, t सेकंड के लिए, t फर्स्ट के लिए, यहां रखेंगे हम 2 वैल्यू, 2 टू 4, 4 माइनस 1, 3। t थर्ड सेकंड के लिए 3 रखेंगे यहां पर वैल्यू, 3 टू 6 माइनस 1, 5। तो रेशियो क्या आया 135 टी फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, तो 135 ये आया। ऑड नंबर में आगे बढ़ते जाएंगे जब हम nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, प्लॉट करना है, प्लॉट शोन है अपने इसमें। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बेस्ट सूट फॉर द मोशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में मुझे कन्वर्ट करना है इस ग्राफ को। जैसे मुझे पता है एक चीज कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू द डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो मैं यहां पर बोलूंगा tan थीटा, यही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा। तो स्लोप जो देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन देगा। यहां पर देखें एक्सेलरेशन ये वाला पार्ट बन रहा है, इनिशियली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वाला पार्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट आना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कहां पर है, और यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन 0 आना चाहिए। एंड द थर्ड पार्ट, यहां रिटार्डेशन हो रहा है, स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो पहले पार्ट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दूसरे पार्ट में एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि स्लोप 0 है, तीसरे पार्ट में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव कहां पर है, एक्सेलरेशन टाइम 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, सेकेंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। A water fountain on the ground, sprinkles water all the ground. If the speed of the water coming out of the fountain is v, the total area found to gets wet, कितना एरिया वेट कर पाएगा अगर वो फाउंटेन v वेलोसिटी से
जा रहा है, तो हम उसको ऐसा यहाँ इमेजिन करते हैं कि ये फाउंटेन है, ऐसे करके पानी फेंक रहा होगा अपने चारों तरफ। ये जिस रेंज पर फेंकेगा, ऐसे करके फेंकेगा, तो ये अपने चारों तरफ एक एरिया कवर करेगा। दैट एरिया वही निकालना मुझे पता होना चाहिए यहां पर कि ये रेंज पता चल जाए। यही रेंज इसके लिए रेडियस बन जाएगा। मुझे रेडियस, जो रेंज आएगी पार्टिकल के, सॉरी स्प्रिंकलर के वाटर की, वो रेंज ही रेडियस बन जाएगा। और रेडियस बन गया तो फिर मैं एरिया निकाल सकता हूं, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पहले मैं रेंज निकाल लेता हूं, रेंज इक्वल टू द यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वो बोल रहा है किस वेलोसिटी से, v। यहां पर हम मैक्सिमम रेंज मान लेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 2 थीटा। मैक्सिमम रेंज आता है थीटा इक्वल टू 45 पे, 45 इंटू 2 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये वाली वैल्यू मैंने 1 मान ली। यू स्क्वायर बाई जी, रेंज v हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन g इक्वल टू द रेंज। अब ये रेडियस मिल गया मुझे, रेडियस मुझे मिल गया तो मैं एरिया निकाल सकता हूं। एरिया विल बी एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू ये है, ये जो रेंज है यही, पाई आर की वैल्यू है v स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा, पाई v की पावर 4 जी स्क्वायर। दिस इज इट, दिस इज द एरिया जो वेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड या सेकंड। आगे, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर। मैक्सिमम रेंज के लिए बोला अभी मैंने, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, सॉरी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो मैं रेंज मैक्सिमम बोलूंगा। रेंज जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी, और रेंज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेंज इक्वल टू द यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहां से मैं रेंज बोलूंगा यू स्क्वायर बाई जी, साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 90, साइन 90 1, सॉरी 1, साइन 91 हो जाएगा। तो यहां रेंज कितना बोला उसने, 100 मीटर। मैं यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू मिल गई मुझे 100 मीटर। आगे, अब वो कह रहा है कि विद द सेम स्पीड हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। उसी बॉल को कितनी हाइट तक हम फेंक सकते हैं। तो मुझे यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू पता है। मैक्सिमम हाइट वर्टिकल के लिए आता है फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई 2g, या फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से लगा सकते हैं। अब मुझे पता है जैसे यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू हमें 100 पता है, 100 अपॉन 2, दैट रेंज विल बी द मैक्सिमम हाइट विल बी द 50 मीटर। आगे, अगर राइडिंग द बाइसिकल विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, ही ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन। इफ शी इंक्रीज हर स्पीड to 10 meter per second, rain appears to meet her at 45 degree with vertical. What is the speed of the rain? देखो ये रिलेटिव का क्वेश्चन है, रिलेटिव का क्वेश्चन वेक्टर से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। यहां पर मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू द गर्ल, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। यहां पर देखो अगर ध्यान से, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कैसा अपीयर हो रहा है नीचे की तरफ, उसे मैं वीआरजी बोलूंगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द गर्ल अपीयर हो रहा है। पहले सेक्शन में देखो कि ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अपीयर हो रहा है। तो रेन गिर कैसे रही होगी, क्योंकि गर्ल इधर जा रही थी, वेलोसिटी ऑफ गर्ल इधर जा रही है, तो रेन इधर गिर रही होगी। क्योंकि मुझे वीजी यहां माइनस करना है, तो मैं ये वाला पार्ट घटाकर ये यहां पर ले आऊंगा। ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ये डायग्राम बन जाएगा। क्योंकि यहां पर फॉर्मूले में देखो वेलोसिटी ऑफ रेन तो वही है। ऑब्वियसली अगर रिजल्टेंट यहां आ रहा है तो एक वेक्टर यहां होना चाहिए, एक वेक्टर यहां होना चाहिए, तभी तो बीच में आएगा ये चीज। अब इस वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डाउनवर्ड वी आर, एक आएगा वी आर आई कैप, एक आएगा वी आर जे कैप। वो बोल रहा है कि जब वेलोसिटी इसकी 5, पहले डायग्राम में
जब इसकी हम 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही होती है तो वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर होता है। इसका मतलब जो इसका x वाला कंपोनेंट है और जो इसका y वाला कंपोनेंट है, x वाला कंपोनेंट बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो रिजल्टेंट यहां VRG डाउनवर्ड आ रहा होगा। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। वेलोसिटी ऑफ रेन का दो कंपोनेंट है, एक x में एक y में। अगर ये x वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा तभी तो हमें रिजल्टेंट नेट y में मिल पाएगा ऑब्वियसली। इसका मतलब Vx जो है रेन का वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा केस, अगले में बोल रहा है कि जब वो 10 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड इंक्रीज कर देती है तो रेन अपीयर होता है 45 डिग्री पे। अब आओ, अब VRG की वैल्यू जो आ जाएगी वो 45 विद द वर्टिकल आ जाएगी, और इधर VRG 45 पे आ गया। इधर है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर है, VRG 45 पे आ जा रहा है जब इसको मैं 10 मीटर पर सेकेंड से कर दे रहा हूं। अब सोचो, इधर मुझे इसका कंपोनेंट मिल गया एक्स एक्सिस मिला मुझे कितना 5, मैं 10 कर दिया हूं, नेट कितना बचा इधर देखो 5। वर्टिकल डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट चाहिए मुझे वी वाई चाहिए। सोचो जरा कि 45 पे कोई वेक्टर तभी आता है जब उसका x एंड y कंपोनेंट बराबर हो। नेट तो इसने 10 कैंसिल कर दिया, 5 बचा, 5 ये रहा, ये भी 5 ही होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट कितना आना चाहिए 45 पे। 45 पे तभी आ पाएगा जब इसका y कंपोनेंट एंड x कंपोनेंट बराबर हो। इट मींस दिस शुड बी 5√2। दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्टेंट 5√2 टाइम्स आता है। देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब the range of the projectile at an angle 15 degree with the horizontal is 50 meter. Range is equal to the u square sin 2 theta by g. इसने बोल दिया है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 15 डिग्री पे, यहां 15 रखेंगे, 15 इंटू 2 30, तो साइन 30 की वैल्यू पहले हम साइन 30 रख देते हैं, यू स्क्वायर बाई जी, तो रेंज कितना है 50 मीटर। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with the same velocity at an angle 45 means maximum range with the horizontal, then range will be, तो वो रेंज क्या आएगी ऑब्वियसली 50 से ज्यादा ही आनी चाहिए। और देखते हैं वो रेंज पता करनी है, दो इक्वेशन बनाएंगे, यू स्क्वायर बाई जी, सेम उससे फेंक रहे हैं साइन, यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी 45 टू द 90, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 50 बाई आर, यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 90 1, ये हो गया। रेंज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर चले जाए, ये इधर चला जाएगा, रेंज इज इक्वल टू द 100 मीटर। 100 मीटर इज द आंसर। ये क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक टू द रिजिड वॉल विद द स्पीड एट एन एंगल 30 डिग्री एंड गेट रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन सेम एंगल एज शोन इन द फिगर। फिगर में ये दिखा रहा है कि ये u वेलोसिटी से 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल आके टकराया है और सेम एंगल पे ही रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, लौट के चला जा रहा है। तो इस डायग्राम को ऐसे समझो, कि अगर कोई बॉडी ऐसे m मास का है, u से आके इसका मोमेंटम इतना है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आया है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा mu cos थीटा, सेम टकरा के लौट रहा है विद द 30 एंगल, तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल वाला mu cos थीटा, बट द डायरेक्शन इज अपोजिट। 30 ले लो, यहां भी 30 ले लो, cos 30 mu cos थीटा, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, और यहां पर इसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड mu sin थीटा, और यहां पर इसका भी वर्टिकल वाला कंपोनेंट आएगा mu sin थीटा। mu sin थीटा सेम डायरेक्शन में है, इनका कोई चेंज नहीं आ रहा है। अपने को पता है क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल,
हमें फोर्स पता करना है वॉल पे कितना लग रहा है। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, डीपी बाई डी। अगर मुझे फोर्स पता करना है, मोमेंटम वाई डायरेक्शन में तो चेंज हो नहीं रहा है, सेम डायरेक्शन में सेम मोमेंटम से जा रहा है, तो चेंज जीरो है। तो इसलिए वाई डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं। एक्स डायरेक्शन में देखें, एक्स डायरेक्शन में देखो एम यू कॉस थीटा आया है, इनिशियल ये हो गया और ये फाइनल हो गया। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल आया एम यू कॉस थीटा। इनिशियल माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो आएगा 2mu cos थीटा, चेंज cos 30 डिवाइड बाई टाइम। क्वेश्चन में बोल दिया है उसने कि टी टाइम में बताओ, वहां अपॉन टी कर देंगे। सॉरी, सो द आंसर इज 2mu cos थीटा बाई टी। चेंज इन मोमेंटम देखना था बस। आगे ये क्वेश्चन है, देर आर 4 फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पॉइंट P प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर विच इज एट रेस्ट, द फोर्स F1 F2। इस पे नेट फोर्स जीरो करना है मुझे, तभी तो वो बोल रहा है कि रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जीरो करना है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मुझे नेट फोर्स जीरो करना है, तो मैं सारे कंपोनेंट चेक करूंगा। इसके देखो, इसका एक कंपोनेंट आएगा 1 वाले का, देखो इधर 1 का, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये आएगा 1 cos 45, 1 cos 45 मीन्स 1/√2। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 1/√2, ये भी आएगा 1 sin 45, sin 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है इसलिए। आगे इस 2 का, ये भी 45 होगा, 2 का 2 cos 45, 2 cos 45 की वैल्यू 1/√2। अगर मैं इसको यहां देखूंगा तो आएगा ये √2, ये वैल्यू होगी x वाला कंपोनेंट। सेम इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ये भी √2 ही आएगा ऑब्वियसली। मुझे ये देखना है कि कौन कौन सा हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल हो रहा है। यहां पर देखो, ऊपर की तरफ ये दोनों फोर्सेस ऐड हो रहे हैं, वो ऐड हो रहे हैं 1/√2 प्लस √2, ये बराबर होगा F2 के। वर्टिकल वाले फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, उसको बैलेंस करेंगे तो इसका एलसीएम लो, √2 आएगा, √2 इंटू √2 2, 1 प्लस 2, ये आएगा 3/√2। F2 मस्ट बी 3/√2, 3/√2, 3/√2 दो ऑप्शन में। अब F1 निकालेंगे। F1 के लिए देखो, F1 प्लस 1/√2, ये ऐड हो गया दोनों, और किसके बराबर है, √2 के, इक्वल टू द √2। यहां पर मैं क्या कहूंगा, F1 इक्वल टू द, इस 1/√2 को उधर भेजो, ये आएगा √2 माइनस 1/√2। एलसीएम लोगे, √2 आएगा, एलसीएम √2 आएगा, यहां पर आएगा 2 टू द, मतलब √2 टाइम जाएगा तो 2 बचेगा, 2 माइनस 1 इज 1/√2। द F1 मस्ट बी 1/√2, तो 1/√2 एंड √3/2 द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन, अ ट्रॉली ऑफ मास 20 kg अटैच टू द ब्लॉक of mass 4 kg, massless string passing over the frictionless pulley as shown in the figure. If the coefficient of kinetic friction between the surface is 0.02, then acceleration of the trolley and the block system is. एक्सेलरेशन ये पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितने से नीचे जाएगा, ये ट्रॉली भी कितने से आगे बढ़ेगी, और ये देखो यहां पर एक्सेलरेशन शो कर रखा है इसने कि एक्सेलरेशन आगे जाएगा जितने से, उतने से ये ब्लॉक नीचे जाएगा। इसका मतलब मुझे एक्सेलरेशन अगर पता करना है तो मैं बोलूंगा एफ नेट अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ही हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा, अब देखो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, यहां पर दिखा रखा है उसने, फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन। नॉर्मल कितना है, यहां पर म्यू की वैल्यू है 0.02 इंटू नॉर्मल, mg के बराबर होगा। mg कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, यही नॉर्मल है। यहां पर मैं, ये फ्रिक्शन फोर्स है,
200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 200 हो जाएगा, क्योंकि 20 kg 20g लग रहा है ना, तो g को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। ये आएगा 4 न्यूटन। ये फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में। और नेट फोर्स, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे नेट फोर्स टेंशन का, तो ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, तो इसलिए नेट फोर्स टेंशन का इंटरनल फोर्स होने की वजह से इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ एक ही है, दैट इज द 40 न्यूटन। 40 डाउनवर्ड लग रहा है, अगर हम इस स्ट्रिंग को सीधा करके देखें तो 40 इधर लग रहा है एंड 4 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो नेट फोर्स आया 36 न्यूटन अपॉन टोटल मास। कितना केजी का ट्रॉली है, 20, 4 केजी का मास 24, तो इसको अगर हम 12 2 जा 12 3 जा 3/2 आएगा एक्सेलरेशन। A is equal to the 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन। आई होप इट्स क्लियर। आगे, a block of weight 100 Newton rests on the frictionless inclined slope of angle 30 as shown in figure. A flexible cord attached to a passes over a frictionless pulley and connected to the block B of weight W. Find the weight W for which the system is in equilibrium. सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे उसके लिए मुझे क्या देखना होगा कि यहां पर जो इसका वेट होगा वो वेट इसके वेट को बैलेंस करे। अब इसका वेट तो दिया है, mg की वैल्यू दी है W इक्वल टू 100, इस ब्लॉक का दे रखा है, लेकिन यहां पर कितना लग रहा है 100 साइन, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आता है हम mg साइन 30, mg साइन 30 आता है। यहां पर mg की वैल्यू दे रखी है इसने 100, वेट वही है, साइन 30 क्योंकि ये 30 एंगल पे इंक्लिनेशन है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो 100/2 ये आ जाएगा 50। ये जो 50 टेंशन डेवलप होगी क्योंकि इंक्लाइन पे है, 50 जो टेंशन डेवलप होगी इसमें भी 50 टेंशन डेवलप होगी, यही 50 इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो वेट मस्ट बी इक्वल टू द 50 न्यूटन सेकेंड। आगे, टू ब्लॉक ईच ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। फिगर में दे रखा है, ठीक है, देन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सॉरी ऑप्शंस पढ़ते हैं। द ब्लॉक ए मूव्स डाउनवर्ड, ब्लॉक ए मूव्स डाउनवर्ड। अच्छा, यहां पर इसके मूवमेंट की बात कर रहा है, तो आके देखते हैं हम, यहां पर इसको बना देते हैं हम 60 डिग्री, या फिर इसी में देख लेते हैं। इसका आएगा mg साइन 60, इसका आएगा mg साइन 30, दोनों का मास बराबर दे रखा है तो मास को इग्नोर कर देंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g यहां सेम है, एक्सेलरेशन एंड मास कांस्टेंट है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एंगल का ही खेल है कि यहां पर फोर्स कौन ज्यादा लगाएगा, जो ज्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे होगा, क्योंकि साइन की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ती है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाती है। साइन 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ज्यादा कौन है √3/2, तो इसलिए ब्लॉक ये वाला इधर मूव करेगा और ये वाला अपवर्ड मूव करेगा। ऑब्वियसली जिसपे ज्यादा फोर्स लगेगा वो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इस तरफ मूव करेगा, तो ए वाला मूव्स डाउन द प्लेन, द ब्लॉक ए मूव्स डाउन द प्लेन, द ब्लॉक बी, तो पहला आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, 3 blocks A, B, C are pulled with a horizontal smooth surface by a force of 80 Newton. 80 Newton as shown in figure. The tension T1, T2 in the string respectively. टेंशन पूछा है, टेंशन अगर मुझे पता करना होता है तो मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालता हूं। एक्सेलरेशन आता है F नेट अपॉन टोटल मास। F नेट कितना है 80 अपॉन टोटल मास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द F नेट अपॉन टोटल मास। F नेट है 80 न्यूटन, नेट फोर्स तो यही लग रहा है, अपॉन टोटल मास 5382 10 आ गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 से 0 गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाए, मुझे T2 पता करना है ना, तो T2 इधर जो लग रहा होगा बिहाइंड द मास को कितने एक्सेलरेशन से खींच रहा होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मुझे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बिहाइंड द मास को खींचना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो टेंशन बन जाएगा। तो यहां पर T2 जो आएगा बिहाइंड द मास कितना है 538,
8 इंटू 8 दैट विल बी द 64 न्यूटन। ठीक है, ये ब्लॉक भी तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा होगा। बिहाइंड द मास T1 पता करना है, T1 पता करना है, तो मैं 5 kg कितने से पुल हो रहा होगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मैं T1 को बोलूंगा 8 इंटू 5 दैट इज द 40 न्यूटन। 64 एंड 40, T1 T2 है रेस्पेक्टिवली, सॉरी, T1 आएगा 40 एंड 64, 40 एंड 64, थर्ड ऑप्शन। आई होप इट्स क्लियर। आगे assertion region, a body subjected to the three concurrent forces may be in equilibrium। देखो assertion region जब अटेम्प्ट करना रहे तो assertion को पढ़ लिया करो, रीजन को सोचा करो। कॉन्करेंट फोर्स बोल रहा है कि वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हो। अगर ये तीनों ऐसे लग गए कि ये दो फोर्सेस या दो वेक्टर, फोर्स मान लेते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ये तीसरा वाला ऐसे ऐसे आए यहां पर, इसी के जस्ट अपोजिट तीसरा वेक्टर लग जाएगा, तो मैं बोलूंगा ये F1 और 2 और 3 तीनों का रिजल्टेंट नेट 0 आएगा। तो इक्विलिब्रियम बोल देंगे। इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं, जहां पर फोर्स नेट 0 हो। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो इक्विलिब्रियम बोलेंगे, यही बात होगी। अब रीजन देखते हैं, अगर रीजन यही बन रहा है तो ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेज एट अ पॉइंट शुड बी 0। सही बात है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू गॉज है, देर इज अ 50 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल, देन इट्स लीस्ट काउंट इफ द पिच इज 1 mm। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, स्क्रू गॉज में लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, यही होता है। पिच कितना है 1 mm अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50, 1/50। एंड ऑप्शन देखो तो यहां पर मीटर में आ रहा है, तो मुझे मीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 50। इस 50 को मुझे डिवाइड करना है 10⁻³ से, मैं इसको ऊपर की तरफ 10⁻² और ऐड कर दूं, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर 100 बोल सकता हूं, 100 इंटू 10⁻², तभी भी वैल्यू 1 है अपॉन 50 से 2 टाइम्स जाएगा, यहां पर ये 10⁻³ और 10⁻² दोनों ऐड होकर 10⁻5 बन जाएगा, 2 इंटू 10⁻5। दिस इज इन मीटर, ये हो जाएगा इसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट विल बी 2 इंटू 10⁻5। द ऑप्शन इज थर्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच।